छल करोगे छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा। जय हिंद भावी अधिकारियों, PV251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आगामी परीक्षा RO एवं UPPCS तो प्री 2025 को ध्यान में रखकर सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एक छोटे से समय में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आवश्यकता अनुसार उन प्रश्नों की व्याख्या भी करते हैं, जहां से नए प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। वैसे ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि GK GS की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें हल कराए गए प्रश्नों को तैयार कर लें। चलिए अब हम समय को बर्बाद किए बिना आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक विशेषण कब दिया गया? आपके ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी क्रांतिकारी आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर बी क्रांतिकारी आंदोलन है। आइए इस प्रश्न के बारे में और जान लेते हैं। तो 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या की गई थी। तो तिलक जी पर आरोप था कि चापेकर बंधुओं को इन्होंने अपना संरक्षण दिया हुआ है और इनके ही मार्गदर्शन में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस कारण से इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इनके बारे में जान लें तो भारत के बेताज बादशाह की उपाधि तिलक जी को मिली हुई है। तिलक जी द्वारा अखाड़े लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। लाठी क्लब पूछा भी जा चुका है। गौ हत्या विरोधी सभाएं बनाई इन्होंने। और वैलेंटाइन चिरोल, कहीं वैलेंटाइन चिरोल और कहीं वैलेंटाइन सिरोल लिखा होता है। इन्होंने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था और साथ ही इन्होंने एक संस्था को भी भारतीय अशांति का जनक कहा था। आप लोगों को पता होगा, नहीं तो बता दें कि आर्य संस्था, जो आर्य संस्था थी उसको भी इन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा था। याद रखिए। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। आपके ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, बी WC बनर्जी, सी मोतीलाल नेहरू, डी तेज बहादुर सप्रू। आपका सही आंसर ए चित्तरंजन दास है। आइए अलीपुर षड्यंत्र मामले में हम और जान लेते हैं। तो अलीपुर षड्यंत्र को मुरारी पुकुर षड्यंत्र और मणिकटोला बम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कभी मुरारी पुकुर षड्यंत्र या मणिकटोला बम षड्यंत्र के नाम से दे दिया, आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए इस नाम को भी आप पक्का याद रखिए। दूसरा, इस बारे में और जाने तो अगर इस षड्यंत्र के मामले में व्यक्ति के रूप में तो हमने बता ही दिया। अब हम अगर समिति या संस्था के बारे में करें तो अनुशीलन समिति या संस्था जो थी वो भी इसी से जुड़ी हुई थी। इस घटना की बात करें अलीपुर बम षड्यंत्र की, तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। गवाह की बात करें तो नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बने थे। और चित्तरंजन दास जी के बारे में और बता दें कि सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए इस प्रश्न के बारे में हमने इतना सब जान लिया। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? आपके ऑप्शन ए VG तिलक, बी GK गोखले, सी दादा भाई नौरोजी या डी एनी बेसेंट। इसका सही आंसर GK गोखले है। आइए हम और थोड़ा देख लेते हैं। तो गोखले के गुरु गोविंद रानडे, और गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी जी के। और गोखले जी के बारे में जानते हैं कि ये भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। मार्ले ने इन्हें एक ताल ठोंकने वाला चिमटा कहा।
शायद ये स्टेटमेंट आपने नहीं सुना होगा। और आजकल तो वर्तमान में अगर हम परीक्षाओं की बात देखें तो ऐसे कहाँ-कहाँ से ढूँढ-ढूँढ करके ला रहे हैं। टूटों में क्वेश्चन्स आ रहे हैं और कथन दे रहे हैं। प्रश्न एक है लेकिन तथ्य 4-4 जानना चाह रहे हैं। तो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि हमें वर्तमान के पैटर्न को पकड़ कर ही तैयारी करनी चाहिए। चीज़ें आपको सारी आ रही होती हैं, एक प्रश्न में 5 चीज़ें पूछी गई, 4 आप जानते हो, केवल एक की वजह से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो और उसमें 1 साल अपना खराब कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि मेहनत कर रहे हो सफलता नहीं मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन ये बहुत लेट हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है एक जो सही अप्रोच से यूट्यूब तो भरा हुआ है, शिक्षा तो बढ़ रही है और लोग सिर्फ़ अपने टाइमिंग बढ़ाने में लगे हुए हैं, कि बस हमारा वीडियो 40 मिनट का, 50 मिनट का, जिन प्रश्न सूचनाओं को 5 से 10 मिनट, 15 या 20 मिनट में दिया जा सकता है, हमारे चैनल वाले उसके लिए 1 घंटा, डेढ़ घंटा। आप लोगों को मेरी एक सलाह है, कि एक जो सही वर्तमान में जो एग्ज़ामिनर की अप्रोच है, कौन ऐसा चैनल है जो उस अप्रोच को समझ करके और आपके कम समय में अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है, तो उसको एक रिफ्रेशमेंट की तरह इसको लीजिए, किताबों पे पूरा फ़ोकस कीजिए, अपना आधार किताबों को बनाइए, पर वीडियो को कि वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है, क्या अप्रोच है, इसमें एक सही वीडियो को आप किसी भी एक चैनल को सब फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप इधर-उधर ना भटकें। हमारी सलाह है, वैसे तो हर आदमी अपने ही चैनल को आगे बढ़ाने की बात कहेगा, आप खुद प्रतियोगी हैं, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, कौन-सा चैनल आप वर्तमान की आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक कॉम्पिटिटर हूँ, इसलिए वर्तमान की अप्रोच को बहुत बेहतर समझ पाता हूँ और जब बेहतर समझ रहा हूँ, वही आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसलिए विश्वास बना रखिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। ना आरओ आपका रुकेगा, ना यूपीपीसीएस की परीक्षा रुकेगी। चलिए, अब भाषणबाजी बहुत हो गई, आगे चलते हैं। तो इनके बारे में, गोखले जी के बारे में ये है कि मुंबई विधानसभा और इम्पीरियल विधान परिषद, ये दोनों के सदस्य भी चुने गए थे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, हुआ था। आपके ऑप्शन ए लाहौर, बी कराची, सी बम्बई या डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर ए लाहौर है। चलिए हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित हुआ। इसका प्रारूप किसने तैयार किया? तो सिकंदर हयात खान ने। और इसको प्रस्तुत किसने किया? तो फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया। जिन्ना ने, अब जिन्ना के बारे में ये जान लो कि जिन्ना ने 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव से नाराज होकर हमेशा के लिए कांग्रेस, सहयोग नहीं है, ये असहयोग है यहाँ पे। हाँ, तो काट दीजिए और यहाँ पे असहयोग लिख लीजिए, असहयोग। ठीक है, ये असहयोग है। तो असहयोग के प्रस्ताव से नाराज होकर हमेशा के लिए कांग्रेस का परित्याग कर दिया। कभी पूछ ले कि वह देश स्वतंत्र हुआ था या 2 राष्ट्रों का, ये 1940 में जब विभाजन की बात आई तो जिन्ना कांग्रेस के सदस्य थे? बिल्कुल नहीं थे। 1920 के बाद से जिन्ना कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी नागपुर, डी नैनीताल। आपका सही आंसर बी हैदराबाद है। और अगर हम इनकी स्थापना वर्ष की बात करें तो ये 1976 1976 में हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। ए 1945, बी 1980, सी 1985 या डी 1988। इसका सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर सी 1985 है। अब आइए इसके बारे में हम और जान लेते हैं। तो इस योजना को सीसीआईएस के नाम से 1 अप्रैल 1985 को भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सक्रिय भागीदारी से प्रारंभ किया गया था। एक बात हो गई। अगर हम फसल बीमा योजना के जनक की बात करें
अगर हम जनक की बात करें तो इसके जनक थे प्रोफेसर बी.एम. दांडेकर। और अगर प्रथम फसल बीमा कार्यक्रम की बात करें तो स्वतंत्रता पश्चात भारत में प्रथम फसल बीमा कार्यक्रम की शुरुआत 1972-73 में गुजरात में हुई थी। क्योंकि विकल्प में 72-73 दिया नहीं है, इसलिए क्योंकि संघ भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर के इसको प्रारंभ किया है 1985 में। 1985 विकल्प में दिया हुआ है तो हमने 1985। लेकिन अगर भविष्य में क्वेश्चन पूछ ले, अगर विकल्प में आपका 72-73 दिया हुआ है तो आप याद रखिएगा कि इसका 72-73 में गुजरात में प्रथम फसल बीमा कार्यक्रम शुरू हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। ए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, या डी भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद। तो इसका सही आंसर बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आइए और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के आधार पर, जो कृषि पर रिपोर्ट की रॉयल कमीशन बना था उसको आधार बनाते हुए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? आपके ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी भाग 12 और अध्याय 1, और डी भाग 12 और अध्याय 2। इसका सही आंसर भाग 11 और अध्याय 1। इसमें क्या दिया है? इसमें विधायी संबंध दिए गए हैं। तो फिर भाग 11 और अध्याय 2 में क्या दिया गया है? इसमें हमारे प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है, और भाग 12 हमारे वित्तीय संबंधों की बात करता है। तो देख लेते हैं व्याख्या। तो भाग 11 और अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, जो आर्टिकल 245 से 55 तक कवर करते हैं। भाग 11 के अध्याय 2 की बात करें तो संघ और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों की बात करते हैं। ये आर्टिकल 256 से 263 है। भाग 12 में हमारे वित्तीय संबंध। एक बार क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था कि वित्तीय संबंध किस भाग के तहत है, तो भाग 12 के तहत वित्तीय संबंध। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से की लिखी दिया है गलत है, की जगह किस कर दो, किस लिख दो यहाँ। की जगह आप किस पढ़ लीजिए, लिखने में नहीं आ रहा है। तो निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया? आपके ऑप्शन ए 1966-67, बी 1991-92, सी 1990-91, डी 1989-90। तो आपका सही आंसर इसका बी 1991-92। आपको बता दें कि भारतीय रुपए का 2 बार नहीं 3 बार अवमूल्यन हुआ था। आइए व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 1991 में रुपए का 3 बार अवमूल्यन किया गया। कभी क्वेश्चन पूछते कि 2 बार नहीं तो 3 बार हुआ है। अगर हम 91 बात करें तो हम 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को सबसे पहली बार उस समय रुपए का 9.5% 9.5% हो गया। फिर सेकंड टाइम 3 जुलाई को 2 दिन के बाद ही 8.5% हो गया। फिर उसके बाद 15 जुलाई को 2% हो गया। तो लगभग अगर पूछा जाए तो लगभग 20% अवमूल्यन। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मुद्रा का कितनी बार मतलब रुपए का कितना अवमूल्यन किया गया था, तो 20% है। कितनी बार किया गया था, तो 2 बार क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको 2 बार मत याद रखिए कि वो कुल 3 बार हुआ है। तो कूट बनाए कथन में दे दे 2 बार, केवल 2 बार, तो केवल 2 बार गलत हो जाएगा, 3 बार अवमूल्यन किया गया है। 2 बार हमको क्यों याद है? क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए प्रस्वेदन, बी उत्फुल्लन, सी विद्युत पृथक्करण, डी उत्क्रम परासरण। ये तो आसान क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन डी
उत्क्रम प्राशन सही है। और ये रहा आपके लिए प्रश्न, कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, यानी कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन ए लोकपाल, बी पंचायती राज पद्धति, सी अंतरराज्य परिषद, डी क्षेत्रीय राजनीति। इसका जवाब आप सभी को कमेंट के माध्यम से देना है। जिसका भी उत्तर सही रहेगा मैं उसके उत्तर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही उत्तर का पता चल जाए। कल हम पुनः ऐसे ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।